हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। शुक्र है रेंजर्स और सिंध गवर्नमेंट का मसला हल हो गया है और हम इस जहमत से बच गए हैं कि उसको यहाँ पर डिस्कस कर दिया जाए। क्योंकि अगर एक और बार हम इसको डिस्कस करने वाले थे तो मैं अपना तकिया साथ लेने वाला था और उस सेगमेंट के लिए मैं सो रहा था। सही बात है, क्योंकि तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये मसला हल होगा? रेंजर्स को रेंज पसंद है और सिंध गवर्नमेंट को कुछ और पसंद है। अब सीधे हम ओलंपिक्स पे जाए। आज की हमारी टॉप स्टोरी है जनाब, खेलों के सबसे बड़े मेले ओलंपिक्स का आगाज़ 2 रोज़ बाद ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में हो रहा है, जहां 42,000 खिलाड़ी पूरी दुनिया से शमूलियत के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तानी दस्ता, बल्कि मैं उसे गुलदस्ता ही कहूँगा, क्योंकि हमारे तारीख़ का सबसे छोटा दस्ता यानी 7 खिलाड़ी और 11-12 ऑफिशल्स जो हैं वो जा रहे हैं। और ये 7 खिलाड़ी भी यूँ मुंतखब हुए कि कुछ कोटे पे, कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़। इन खिलाड़ियों में बता दें वाइल्ड कार्ड एंट्री क्या होती है? वाइल्ड कार्ड एंट्री ये होती है कि जनाब अगर क्वालिफायर्स के लिए वो वैसे तर्स खा के जो है बेसिकली यार के मतलब कि देखो आप इतना बड़ा मुल्क हो, आप मतलब आईओसी के मेंबर भी हो, पैसे वैसे फीस भी देते हो, आपका कोई बंदा क्वालिफाई नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके 2-3 बंदों को ऐसे ही ले जाते हैं। बेसिक इसका मतलब यही है कि तमाम खिलाड़ी जो है बखैर आफियत क्वालिफायर्स में ही निकल जाएंगे और फाइनल में जो है इनकी शमूलियत का, यानी जो फाइनल्स होते हैं ओलंपिक्स में जो मेडल्स के लिए होते हैं। तो चंगी गल के दिया कर चल यार, चंगी गल चले, 7 के 7 मेडल्स लेंगे, ये ज़रार की प्रेडिक्शन है। और अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो क्या ज़माने थे उससे जब हम बैठ के देखा करते थे कि पाकिस्तान का दस्ता जा रहा है, हॉकी की टीम जा रही है, इस वक्त आप हॉकी की टीम का जिक्र क्यों कर रहे हैं? हॉकी की टीम तो इस दस्ते में नहीं। इसलिए पहला मौका है दिल जलाने के लिए पाकिस्तान की तारीख में हॉकी की टीम ओलंपिक्स नहीं गई। जी सर, 1948 से लेके अब तक 3 गोल्ड मेडल हॉकी में हमारे हैं, 10 मेडल कुल हैं। इस दफा हमारा हॉकी मैं आपका मजीद दिल जलाऊं नहीं जाऊंगा, मैं दिल जलाऊं नहीं, चले पहले आप जलाएं, मैं जला लेता, पहले आप जलाएं। जनूबी एशिया की अगर हम बात करें तो सबसे जो छोटा दस्ता है वो तो बांग्लादेश का है, 6 खिलाड़ी। अच्छा, हमारे से भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे छोटा ओलंपिक दस्ता जिसमें 7 एथलीट हैं वो तो है, और भारत की तारीख का सबसे बड़ा ओलंपिक दस्ता जिसमें 121 एथलीट्स। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं थोड़ा दिल जलाऊं, आप जला लें। एक जजीरा है जी हाँ अटलांटिक में, बर्म्यूडा जी है उसका। हाँ 65,000 की कुल आबादी है 2013 के सेंसस के मुताबिक। उनका दस्ता हमारे दस्ते से बड़ा है। हमारी कितनी ऑफिशियल्स ही आ रहे होंगे या खिलाड़ी आ रहे हैं? नहीं एथलीट सर। हमारी आबादी अगर मर्दमशुमारी हो जाए तो 20 करोड़ से ऊपर निकल जाएगी। अभी फिलहाल ऑफिशियली जो है ना, बकौल सियासतदान, अब आजकल सियासतदान कह रहे हैं पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम, तो आई थिंक 20 करोड़ पे यार, लेकिन आबादी से इसका रेशियो जो है ना वो मुनासिब अच्छा नहीं होता, मुनासिब नहीं है। इसलिए कि फिर उस हिसाब से तो अमेरिका का सबसे बड़ा दस्ता है, 544 एथलीट्स हैं, आबादी सिर्फ 28 करोड़ है। चलो अपनी जगह। और बांग्लादेश की आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ 6 खिलाड़ी जो हैं वो जा रहे हैं। तो इस तरह ना करें। दूसरा इससे बड़ा दस्ता जो है इस वक्त पाकिस्तान का, वो इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रहा है, यानी 11 खिलाड़ी हैं और एक बार पाकिस्तान का जितना बड़ा दस्ता जा रहा है ना उससे बड़ा तो तलवार का दस्ता होता है यार। ये भी है सर। अच्छा, हॉकी की बात की तो हॉकी की टीम क्यों नहीं जा रही? हाँ, हॉकी की टीम इसलिए नहीं जा रही क्योंकि पिछले साल बेल्जियम में हुए थे हॉकी वर्ल्ड लीग हो रही थी, ठीक है, उसमें हम आयरलैंड से हार गए। टू क्वालिफाई फॉर, चांस आपका बनना था रियो के लिए, तो आपको कम से कम 5th नंबर पे आना था। 5th नंबर पे आप नहीं आ सके। क्यों नहीं आ सके? क्योंकि ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी। परफॉर्मेंस क्यों नहीं थी? किरण खान, जिन्होंने पाकिस्तान को बीजिंग ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया था 2008 में, तमगा इम्तियाज़ होल्डर भी हैं, उनका कहना है कि जी मसला ये है कि बाकी मुल्क की जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस और बॉडीज़ होती हैं वो मेडल्स के पीछे भाग रही होती हैं, हमारी कुर्सियों के पीछे भाग रही होती है। और बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि काफ़ी मेरे ख्याल कोई 5-6 सालों तक तो हमारे यहाँ हम बात करते हैं ना कि रियासत के अंदर रियासत है, पैरेलल सिस्टम्स हैं, ये मतलब पुलिस और रेंजर्स और एक पेज पर नहीं आ सकती। तो सर ओलंपिक्स बॉडी का भी सुन लें कि काफ़ी सालों तक 2 ओलंपिक्स बॉडी थी,
एक आपकी ओरिजिनल थी पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन, ठीक है, जहां जनरल आरिफ हुसैन बार बार इलेक्ट होके आ जाते थे। जब वो तीसरी दफा इलेक्ट हुए तो बाकियों ने कहा यार ये हम नहीं मान रहे, उन्होंने एक अपनी ओलंपिक बॉडी बना ली। फिर ये केस कोर्ट में गया, फिर ओलंपिक्स आईओसी ने कहा कि सर ऐसे अगर मसला होगा तो हम आपको बैन वैन कर देंगे ओलंपिक से। फिर आखिरकार ये मामला रिजॉल्व हुआ। तो जब ये आप नहीं तय कर सकते कि हकीकी पीओए कौन है, ठीक है, तो आप क्या करें? एक छोटी सी बात करूं, ये मामला इसलिए रिजॉल्व हुआ क्योंकि एंड में ऑफिशियल्स को जाना था। यस। और जो है खिलाड़ियों की तो खैर है। एक चीज़ बिफोर यू गो अहेड, जितने खिलाड़ी हमारे हिस्सा ले रहे हैं उसमें से भी मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान में नहीं रहती। यस। जो हमारे 2 स्विमर्स हैं जी, जिनका नाम है जनाब लियाना स्वान और हारिस बांडे जी। उसके बाद नजरवीन और महबूब अली एथलेटिक्स में हैं, शूटिंग में मनाहिल सुहेल हैं और जीएम बशीर हैं, जूडो में शाह हुसैन शाह हैं। शाह हुसैन शाह जो हुसैन शाह के बेटे हैं और जिन्होंने 19 वो भी जापान में। अच्छा, ये 24 साल से बाहर से जा रहे हैं, मगर इनके नाम पे एक मैनेजर या एक कोच जो है, नहीं, एक मैनेजर, एक कोच और एक जो है डिप्टी मैनेजर या मीडिया वो पाकिस्तान से जा रहा है। फिर भी मेरा जूता है जापानी, खिलाड़ी जा रहा है जापान से रियो, हाँ, कोच या मैनेजर पाकिस्तान से जा रहा है। पता नहीं उन दोनों की जिंदगी में कभी मुलाकात हुई है? मैं भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये नहीं, वो सब कुछ छोड़ दो। नहीं, बिकॉज जो बाकी चीजें हैं ना वो इससे भी बदतर है। नहीं, अब आप ये देखें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उसके डायरेक्टर है अख्तर गंजीरा साहब। अब पता नहीं भैया क्यों जा रहे हैं, इसलिए कि इनका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको देख सकते हैं। उससे भी मज़ेदार बात है, विफाकी वजीर बराए सूबाई राब्ता रियाज पीरजादा साहब, वो भी जा रहे हैं। किस हैसियत में जा रहे हैं ये भी नहीं पता। ये तो बातें आप छोड़ ही दें ना, छोड़ उसकी बजाय कोई खिलाड़ी, आपने स्पोर्ट्स बॉडी की बात की ना, तो सर एक सेकंड, अब ये देखें ना सर एक दफा sports.gov.pk, हाँ, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, वहां पर आप जरा जाएं, हाँ, उसकी जो टेलीफोन डायरेक्टरी है सिर्फ उसको एक दफा क्लिक करके देखें और आप स्क्रॉल करते जाएंगे, ये बंदा, ये डेप्यूटी अफसर, ये फलाना टीरा, कोई कुल 200 नाम इसके अंदर हैं। हाँ। रिजल्ट क्या है? जीरो। ठीक है, रिजल्ट जीरो क्यों है? ये अभी पैरेलल बॉडीज की बात की ना, तो थोड़ा ये भी सुन लो। हाँ, सिंध स्क्वॉश एसोसिएशन, हाँ, उसके चेयरमैन हैं जहांगीर खान साहब। इनको सिंध ओलंपिक एसोसिएशन रिकग्नाइज नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन रिकग्नाइज करती है। पंजाब में 2 टेबल टेनिस एसोसिएशंस हैं, एक पाकिस्तान टेबल टेनिस एसोसिएशन उनको रिकग्नाइज करती है, लेकिन पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन रिकग्नाइज नहीं करती। केपी जूडो एसोसिएशन में भी यही मसला है, केपी साइकिलिंग एसोसिएशन में भी यही मसला है कि केपी ओलंपिक एसोसिएशन उनको तस्लीम नहीं करती, दूसरे ग्रुप को तस्लीम करती है, लेकिन दोनों कहते हैं कि जी हम हकीकी बॉडी हैं। तो ये भी आपके साथ चल रहा है। बलोचिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इलेक्शंस काफ़ी टाइम से नहीं हुए क्योंकि 2 ग्रुपों के बीच में फटा जा, रमज़ान के बाद होने थे, हुए हैं नहीं हुए मुझे नहीं पता। फाटा ओलंपिक्स एसोसिएशन डिफंक्ट क्योंकि इलेक्शंस होल्ड नहीं हुए। अच्छा, वन लास्ट थिंग, हाँ, PHF पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, जी, गूगल करें आपको उनकी वेबसाइट नहीं मिलेगी। एक जमाने में उनकी वेबसाइट होती थी, आजकल तो गूगल करें तो PHF नहीं मिलेगी सर, वेबसाइट डिफंक्ट हो गई है। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन, ठीक है, वेबसाइट बड़ी खूबसूरत है उनकी, वहां पर एक ट्विटर का लिंक दिया हुआ है। हाँ, आप ट्विटर के लिंक पर जाएं तो बड़े फख्र से उसमें लिखा हुआ है दिस इज आवर ऑफिशियल ये वो। आखिरी ट्वीट कब है? 9 जुलाई 2013। 2013। हाँ, तो इसमें मसला क्या है? इसमें कोई मसला 2013 के बाद अगर कोई एक्टिविटी हुई होती तो कोई, हाँ, तो ये 2013 के बाद कोई ओलंपिक्स ही नहीं हुआ। वैसे 2013 में भी कोई ओलंपिक नहीं था, 2012 में हुआ ना, तो सर 2013 तक वो दिल लगा के काम करते रहे, फिर अब ओलंपिक्स की तैयारी भी करनी थी, रेस्ट भी तो करना है। हाँ, पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में आखिरी बार जो कांसी का तमगा 1992 में हॉकी में हासिल किया था, और उसके बाद वो जो है हम देखते ही रहे कि काश कुछ हमारे लिए ले आए। भारत ओलंपिक्स में लेकिन एक बात है, सेल्फियां तो बना सकते हैं ना ये सब लोग जो जा रहे हैं, सेल्फियां जरूर बना सकते हैं। देखें, हॉकी का ये प्रॉब्लम है ना, आप हॉकी में इन्वेस्टमेंट टू रिजल्ट भी तो देखो, कितनी बड़ी टीम होती है हॉकी की टीम। हाँ, एंड में मेडल तो एक ही मिलता है ना आपको, नहीं सबको मिलता नहीं, पॉइंट इज यार, पाकिस्तान को 22 मेडल तो नहीं मिलेंगे ना अगर पूरी टीम जीते, एक मेडल मिलेगा। इसको अगले सेगमेंट में बात कर ले सर, आपकी ना बात नहीं भी बात कर सकते। वक्फा ले लीजिए, ओलंपिक जारी है।
वेलकम बैक जी। बात हो रही है रियो ओलंपिक्स की, लेकिन अब हम बात करेंगे ज़रा हटके। आपको मैं बताना चाहता हूँ युसरा मदीनी से। इनकी बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है और ये इस साल रियो ओलंपिक्स में स्विमिंग में के इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। ये एक 18 साल उम्र है इनकी, शामी पनाह गुज़ीन थी। शाम से ये फ़रार होके जा रही थी यूरोप, मेडिटेरेनियन को क्रॉस कर रही थी किश्ती में। वहाँ पर किश्ती के इंजन ख़राब हो गया और किश्ती में पानी आने लग गया। अब ये एक एक्सपर्ट स्विमर थी, तो इनके पास ऑप्शन था कि वहाँ से निकल जाएं, खुद आगे किसी जजीरे की तरफ अपने आप को महफूज कर लें। लेकिन इन्होंने क्या किया कि किश्ती से बाहर निकली और किश्ती को धक्का देने लग गई ताकि शायद ये इंजन स्टार्ट हो जाए। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। पानी फ्रीजिंग था, लेकिन 2.5-3 घंटे तक ये धक्का देती गई और उसको पुश करती रही। और इनकी बहन भी थी जी। ये और इनकी बहन थी। करते करते वो एक यूनानी जजीरे तक पहुंच गई, लेस्बोस, और वहां पर ये घूमते घूमते जर्मनी पहुंच गई। जर्मनी में फिर एक चैरिटी एनजीओ ने इनको एक लोकल स्पोर्ट्स क्लब में दाखिल करा दिया, और जहां पर लोकल कोच इतना उनसे इम्प्रेस हुआ कि उन्होंने कहा कि जी आपका गोल होना चाहिए जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स हैं। और फिर एकदम उनकी दोबारा उनके अंदर उम्मीद एक जाग गई कि भाई हम कर सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि आईओसी ने पहली दफ़ा मंजूरी दी है एक टीम को जो सिर्फ पनाहगुज़ीन, दुनिया भर की जो दुनिया भर की पनाहगुज़ीन। तो इसमें से एक ये भी है। 43 शॉर्टलिस्ट हुए, 10 में सिलेक्ट हुए, 10 सिलेक्ट हुए। और अब मिस युसरा will be Olympics. Such an inspiring That's story. quite a story. अच्छा, अब ये इंस्पायरिंग स्टोरी, अब एक आपको अनइंस्पायर भी कर देते हैं थोड़ा सी, ठीक है। अब एक जापानी जिमनास्ट है जी, कोही उचिमुरा, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। मतलब पता नहीं कितनी दफ़ा ओलंपिक्स में हिस्सा लिया है, मेडल्स लिए हैं, बहुत ही माहिर है, बहुत ही माहिर है। लेकिन क्या हुआ कि उसकी जो अपनी ओलंपिक फेडरेशन है जापान की, वो उनसे बड़े नाराज़ हैं क्योंकि कोही साहब ने ब्राज़ील पहुंचते पहुंचते $5,000 का मोबाइल फ़ोन बिल बना लिया है। अच्छा। और वो कैसे? क्योंकि मोबाइल फ़ोन प्रोवाइडर उसका जापान में था, ये रोमिंग पे था, और ये पोकेमॉन गो खेलने के बड़े शौकीन हैं। अच्छा। तो वहाँ पर और कुछ करने के लिए था नहीं। उसने कहा मैं तो वैसे ही जीता हूँ, प्रैक्टिस कौन करे, पोकेमॉन ढूंढते हैं। तो वो पोकेमॉन ढूंढ के फिर फाइनली मैसेज आया कि सर आपकी नंबर को हमने बंद कर दिया है क्योंकि आपने बिल नहीं दिया। उन्होंने कहा बिल कितना था? $5,000। तो फिर जापान की ओलंपिक फेडरेशन ने थोड़ी माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा यार थोड़ी रियायत दे दो। तो अब मेरे ख्याल कोई 1,500-2 हज़ार पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। ओके, ठीक है। अब ये बड़ी बात होती है हमेशा कि ओलंपिक्स होस्टिंग कंट्री के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। आखिरकार खर्चा भी बड़ा होता है, लेकिन बिजनेस भी आपकी बड़ी होती है, होटल्स, हाँ, टैक्सीज, रेस्टोरेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह। और सब रेस्टोरेंट्स यही कर रहे होते हैं ना, वेलकम टू रियो, और ओलंपिक्स के लोगो लगा देते हैं, ठीक है। तो ब्राज़ील में क्या हुआ है कि रियो डी जेनेरो के जो कोकेन डीलर्स हैं, हाँ, कोकेन डीलर्स, क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ पे जाएंगे, पार्टी भी करेंगे। तो उन्होंने एक ब्रांडेड कोकेन लोगो के साथ, ओलंपिक्स लोगों के साथ कोकेन लगा दिया। ये देखें कि $5 ब्राज़ीलियन के लिए ऑफिशियल कोकेन 2016, और नीचे लिखा हुआ है बच्चों से दूर रखिए, शरायतों से बाबत लागू है। तो ये दीज आर सम अदर इंटरेस्टिंग रियो ओलंपिक्स की ऑफिशियल कोकेन। अच्छा, और मैं थोड़ी सी एक और बात भी बताऊं कि जो रियो डी जेनेरो का जो रेड लाइट एरिया है, हाँ, मतलब ब्राज़ीलियन हीरा मंडी आप अगर कहना चाहें, तो वहाँ पर डिस्काउंट ग्रुप सेल्स इन फेवर ऑफ ओलंपिक्स पैकेजेस भी दस्तयाब हैं। अच्छा, अब ये तो नहीं कह रहे कि काश मैं ओलंपिक ऑफिशियल होता नहीं। मैं अच्छा, ये जो सबसे ज़्यादा, अब मैं थोड़ी सी सीरियस बात भी कर लेता हूँ। अच्छा, रेड लाइट एरिया चूँकि सेहत का मसला है, तो मैं भी सेहत के मसले से मुताल्लिक़ एक बात, पता नहीं आपने कैसे जोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जोड़ रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आप गो ऑन। एक है गनबारा बे, जहाँ वाटर स्पोर्ट्स सारे मुकाबले हो गए, दुनिया भर के जो भी तैराक है ना, वो सब डरे में, इसलिए कि उन्हें बहरहाल जो भी कंपटीशन करना है उसमें करना है। उसमें जो
पोल्यूशन है, रियो का पूरा जो फुजला है वो गनबरा बे में आके गिरता है। लाशें, अच्छा लाशें निकली हैं बीच के ऊपर यार, लोगों के बाजू निकले हैं यार, बात खत्म हो गई। हालांकि उन्होंने कहा है कि देखें हमने 65% तक यहाँ का पानी जो है साफ कर दिया 35% है ना, बाकी 35% थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। तो अमेरिकन जो स्विमर्स के साथ जो डॉक्टर्स का पूरा दस्ता गया है ना, वो स्विमर से ज्यादा है। वो जो है जैसे ही वो जाएंगे और जैसे ही वो अपने कंपटीशन मुकम्मल करेंगे, अचानक बाहर निकलेंगे, उनको डिसइंफेक्ट किया जाएगा और पूरा एक जंगी अंदाज जैसे कि अभी शेरनोबिल से निकले हैं। और पता है आपको, डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि अच्छा इतने आलूदा है कि अगर आप सिर्फ 1 टीस्पून मतलब चाय के चम्मच का पानी आपके मुंह के अंदर चलेगा, कंफर्म नहीं, हेपेटाइटिस सी तो सर आप किस्मत वाले होंगे अगर आपको सिर्फ हेपेटाइटिस सी हुआ। और इनफैक्ट यूएस टीम की आपने बात की तो उन्होंने एक स्पेशल एंटी माइक्रोब सूट भी बनाया है, बड़ी टेक्नोलॉजी लगाई है। और ये भी पहली बार आपको लगेगा जैसे स्विमिंग में खलाबाज हिस्सा ले, ऐसा भी हो रहा है। पर बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई थी रियो में जब ये होने वाला था। इनका जो ओलंपिक्स विलेज बना है वहाँ पर मैंने उस दिन देखा, वो जर्मन कोच जो थी उन्होंने कहा जी हम जर्मनी का दस्ता ही यहाँ से शिफ्ट करें। खैर ये हर ओलंपिक्स में होता है, आखिर तक काम चलता रहता है। लेकिन मसला वही है कि जो अखराजात हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि पहले तो होता था ना कि यार हमें ओलंपिक्स मिलना चाहिए, अब ट्रेंड चेंज हो गया। अब वो कह रहे हैं यार ओलंपिक्स तुम ले लो, तुम रख लो यार। इतने खर्चे बढ़ गए हैं। नहीं, आई मीन इट इज अ प्रेस्टीज थिंग। 1940 चाइना के लिए इट वाज देयर कमिंग आउट पार्टी कि यार ये देखो, इसलिए उन्होंने $44 बिलियन खर्च कर दिया। एक और मकसद आप देखें 1948 का जो ओलंपिक्स था, लंदन ओलंपिक्स, 7.5 लाख पाउंड उसमें हो गया था। और जो विंटर ओलंपिक्स रशिया ने करवाया है सोची वाला 2014 में जी, $51 बिलियन में हुआ है। अब उसके बाद जो आइंदा की बिल्डिंग हो रही है वो फिर तो वो लोग जो हैं वो शहर अब इतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है। ये प्रेस्टीज से ज्यादा कमर तोड़ किस्म की कोई एक्सरसाइज, ये वो व्हाइट एलिफेंट वाली बात हो गई ना। अच्छा आपने बात की इतना कॉस्ट चेंज हो गया, ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस लेवल्स भी कितने चेंज हुए हैं। एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। लेफ्ट साइड पर जिम्नास्टिक इवेंट है, हर्डल्स का। लेफ्ट साइड पर वही इवेंट है 1932 में, ठीक है। लेफ्ट वाले देखें, ठीक है, एक सिंपल जंप है। राइट साइड पे ये बीजिंग ओलंपिक्स का है। लुक एट द डिफरेंस, लुक एट द डिफरेंस। तो मतलब कलाबाजियां होंगी तो खर्चे तो बढ़े सर। जाहिर सुपरमैन बनाने, जाहिर हाँ। पुतिन भी सुपरमैन वैसे एंटी रेडिएशन टीम चाहिए हर इवेंट के साथ। पुतिन अपने पूरे एथलीट्स को सुपरमैन बनाने के चक्कर में था, आखिर में बेचारा पकड़ा गया। कोई बात नहीं। सर न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ है और न्यूज़ अपडेट्स के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और कई बातें का तमगा वो अपने सीने पर सजाते हैं। उनमें से एक बात तवातुर के साथ वो करते हैं कि जी आज पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब हो गए, आज 21 हो गए, आज 24 हो गए, माशाल्लाह मुबारक हो। इसमें से $15 अरब 40 लाख पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो भेजते हैं। 15 में से बाकी माइनस कर लें तो हकीकत हाल खुल जाती है। उन $15 अरब में से भी, बाकी वो 5 कर्जे के हैं, उन $15 अरब में से भी सऊदी अरब में जो 18 लाख पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, 15 में से $6 अरब पिछले साल उन्होंने भेजे। उस लिहाज से कोई मसला होना नहीं चाहिए, लेकिन पिछले 8 महीने से वहाँ एक खामोश क्राइसिस जन्म ले रहा था। पाकिस्तानी एम्बेसी को पता था, ओवरसीज़ मिनिस्ट्री को पता था, दफ्तर खारजा को पता था, लेकिन चूँकि वो दूर दराज के लोग हैं लिहाजा कोई परवाह नहीं थी। खुदा भला करे, करना खुदा का ये हुआ कि पिछले हफ्ते भारतीय वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि कुछ 8,000 के करीब भारतीय बाशिंदे वहाँ भूखे प्यासे हैं, तो इंडियन एम्बेसी उनकी मदद करे, उन्हें खाना पहुँचाए, और जो 30 लाख भारतीय कारकुन सऊदी अरब में मौजूद हैं वो अपने तौर पे उनकी मदद करें, अपने हिंदुस्तानी भाइयों की। अच्छी बात है। उसके बाद
उसकी वजह से हुआ ये कि पाकिस्तानी हुकूमत को भी जोश आया कि ये सिर्फ हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है। तो पता ये चला कि हिंदुस्तानी तो वहाँ 7,700 के करीब हैं जो इस वक्त बिल्कुल बेयारो मददगार हैं, पाकिस्तानी तकरीबन 8,500 हैं। और उनके लिए फिर नवाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे नोटिस लिया। उन्होंने रियाज की जो एम्बेसी थी उसको कहा कि आप फ़ौरन कुछ करें। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने हातम ताई की कब्र पे लात मारते हुए 1 लाख रियाल जो हैं मुख्तस किए, जो कि तकरीबन 27 लाख रुपए होते हैं, ठीक है, कि इनको जो है वो दिया जाए, जो भी मामला है। अब मसला ये है कि 2 बेसिक कंपनियां हैं जहाँ पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। एक है ओगर कंस्ट्रक्शन जिसमें तकरीबन 8,000 हैं, और दूसरी है दमाम की 7 ट्रेडिंग, उसमें तकरीबन 550 के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो फंसे हुए हैं। पिछले 8 माह से तनख्वाह, अकामा, अलाउंसेस, अकोमोडेशन, वापसी, एयर टिकट, रिटर्न, मतलब सैकड़ों जो भी आप इमिग्रेंट्स के मसाइल हैं वो कर सकते हैं। और पाकिस्तानी सफारत खाने वाले कह रहे हैं जी हम कोशिश कर रहे हैं, और जाहिर है कि इसमें टाइम लगता है। अच्छा, वैसे ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्टर को भी बोला गया है कि आप एकदम वहां पहुंचे। अभी चंद घंटे पहले कहा गया एक्शन ले। अभी बस घंटे पहले की बात। अच्छा, इसमें यह कि ये ऐसे बात हुई कि पाकिस्तानी सफारत खाने को होश आया कि जैसे उन्हें पता नहीं था कि वहाँ हो क्या रहा है, कि जाहिर है पाकिस्तानी सफारत खाना था तो ये लोग पाकिस्तानी मसला ये कि देखो ना, हज है, उम्रा है, रमज़ान की इबादत है, यहाँ जो है लोग जाते हैं, हुक्मरान जाते हैं, उनके इंतज़ामात से बेचारों को फुर्सत हो तो वहाँ के मज़दूरों पे बात करें ना। अब मुझे ये लग रहा था कि जैसे वहाँ मुझे याद आया कि $1.5 अरब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तोहफे में दिया था जब मियाँ साहब जो हैं बरसर इक़्तिदार आए थे। तो कम से कम ये करें कि आप जो इधर उधर ज़लज़ला ज़दगान के लिए या मुसीबत ज़दगान के लिए एक C-130 इन पाकिस्तानियों के लिए भिजवा देते, ताकि किंगडम ऑफ सऊदी अरब को सिंबॉलिकली थोड़ा सा एहसास होता कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए, वरना एक शाही फरमान अगर आ जाए तो इन सब के वाजिबात भी अदा हो सकते हैं, मसले भी हल हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ख़ुद सऊदी अरब, उसकी अपनी हालत इस वक्त पतली है। ये क्राइसिस हुआ कैसे? मतलब हम ठीक है कि पाकिस्तान के बारे में कह सकते हैं कि नाअहल है, फलाना जो है, लेकिन इस क्राइसिस की बुनियाद ये है कि पिछले 2 साल में भाईजान इकोनॉमिक डाउनटर्न, तेल की जो कीमत है वो $100 से कम होकर पहले 30 तक नीचे आ गई, और उसके बाद अब तकरीबन 40-42 के करीब है, ठीक है, 49 तक गई, फिर वापस आ गई 40 तकरीबन 42। हाँ, तो उसकी वजह से फिर यमन की जो जंग है ना, वो जो आपने खुद अपने ऊपर ले ली, उसकी वजह से $1 बिलियन कम से कम माहाना का खर्चा उसका चल रहा है। बिल्कुल। तो कोई हो, कारून का खजाना भी जाहिर है ऐसी चीज़ों के लिए कम होता है। तो इस साल जो GDP है सऊदी अरब की, वो पिछले 10 साल में सबसे कम सतह पे 1.5% बढ़ेगी, जो कि जाहिर है कि ज़ीरो है। उसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स थे वो उन्होंने स्लो डाउन किए, जो नए प्रोजेक्ट्स थे वो कैंसिल किए, जो पेमेंट्स थी कॉन्ट्रैक्टर्स को वो रोकनी शुरू की, बचत की, कटौती की। पिछले 6 महीने में सरकार ने एक भी बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया है। तो ये एक तरह की जो चेन है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट उस मजदूर पे आया जिसके पास कोई बार्गेन नहीं है, उस कारकुन के ऊपर आया, जो कि आमतौर पर फिलिपिनो होता है, पाकिस्तानी होता है, इंडियन होता है। तो इस वजह से जो है मुफलिसी में उनका आटा गीला हो रहा है। कहने को सऊदी अरब पाकिस्तान का 3रा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया का 4था बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इस सूरत हाल में सऊदी अरब में अल्लाह जाने लेबर लॉस का मसला है या पॉलिटिकल विल का मसला है, या वो इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते। अच्छा, और प्रायोरिटी का मसला ये है कि या तो ये है कि जब अफगानिस्तान में जंग शुरू हुई थी तो उन्होंने अमेरिका से वादा किया था कि तुम $1 दोगे अफगान मुजाहिदीन के लिए, तो डॉलर के बदले हम $1 देंगे, ठीक है। या तो इतना जोश है, या इतना छोटा सा जो इंसानी मसला है उसको वो सामने है। उसकी वजह से हो क्या रहा है
कि इंटरनेशनल मीडिया में ज़ाहिर है कि खबरें अगर एक होती है तो उसकी 10 बना के पेश की जाती हैं, उसकी वजह से ये सब उछल रहा है, मगर मामला सुलटने को तैयार नहीं है। सिर्फ शुरुआत है, ठीक है, और ये सिर्फ सऊदी अरब तक लिमिटेड नहीं रहेगा, क्योंकि आखिरकार दुबई यूएई की जो कंस्ट्रक्शन बूम है यार, वो कब तक चलेगी आपका ख्याल है? ठीक है, वो नहीं होगा सर। ये आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ चीप लेबर, बिल्कुल, वो उनकी अब इकोनॉमी स्विच कर रही है एंड स्विच हो गई है, इनफैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो तामीराती काम है ना, एक दफ़ा जब चीज़ें तामीर हो जाती है फिर आपको दोबारा मजीद ज़रूरत नहीं रहती, तो ये एक रिटर्न होगा। बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी वापस भी आएंगे। जहाँ तक यमन की आपने बात की ना, तो मुझे फारस के जो बादशाह थे एक ज़माने में, ज़र्क्सीज़ द ग्रेट, जिन्होंने यूनान पर हमला किया था और वो क्या नाम है, थर्मोपाइले पे फिर शिकस्त भी ली एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसकी एक सेइंग थी कि कभी किसी गरीब मुल्क पर जंग ना करो, हाँ, तुम्हारा ही खर्चा होना और वहाँ से तुम्हें कुछ मिलना नहीं है। हाँ, नहीं। तो ये भी एक सोचने की बात है। अच्छा, और एक और बड़ा इंसानी जो मसला है, वो 2400 के करीब पाकिस्तानी हैं इस तरह सऊदी जेलों में मौजूद हैं। बिल्कुल सही। ज़्यादातर जो है मनशियात के केसेस में हैं, बहुत से ऐसे हैं जो परमिट जिनके एक्सपायर हो गए हैं, और पिछले 3-4 साल में लाखों की तादाद में जो ओवरस्टेड है थे या इलीगल थे, वो उसके बावजूद इस वक्त भी तकरीबन 2500 के करीब कैदी हैं। तो उनके बारे में भी ये है कि अब वो या तो इतने करीबी ताल्लुकात हैं कि हम जान छिड़कने को तैयार हैं, या फिर हम उन्हें ये बात भी नहीं समझा सकते कि यार इनमें से जो लोग मनशियात में, ड्रग्स में मुलविस नहीं हैं या जिनके जराइम कम नौयत के, तो उनको एक्स्ट्रा डाइट कर दो या कुछ कर लो, लीनियंसी, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ सर ये जो लोग हैं ना सर, देखें सिंपल बात है यार, मतलब सऊदी हाँ क्यों नोटिस ले जब हम नोटिस नहीं लेते, ठीक है। हमारे यहाँ जितने लोग काल कोठरियों में पड़े हुए हैं, किस तरह उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, किस तरह उनको डेथ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हाँ हमें ये नहीं पता। हमारे यहाँ भी लेबर अनपेड जारी होती है, कोई परवाह नहीं होती। हमारे सफारत जब अपने लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे, हाँ तो वो हमारे लोगों का ख्याल क्यों रखें यार? असल में हमारा ख्याल है कि वो बरादर इस्लामी मुल्क है, तो नहीं यार, ये भी छोड़ दो, ये भी एक क्लीशेड बात है ना यार। यू हैव टू लुक आफ्टर योर ओन पीपल एंड योर ओन इंटरेस्ट। वज़ीर आज़म का ख्याल रखा था नवाज शरीफ सर, वो पर्सनल लेवल तक है ना। अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ साहब की रिलेशंस भी हमेशा पर्सन टू पर्सन ही होती हैं, वो कभी स्टेट टू स्टेट रिलेशन में तब्दील नहीं होती। तुर्की के साथ भी अभी अगर स्टेट इंटरेस्ट ले तो क्या नहीं हो सकता। इंडोनेशिया में जुल्फकार अली का जो केस है, जो कि फंस गया था, वो आज रात फांसी होने वाली थी, लेकिन नवाज शरीफ हुकूमत नहीं और बाकी लोगों ने सीरियसली जोर लगाया तो डेफर हो गई। तो स्टेट कर सकती है अगर स्टेट करना चाहे, स्टेट नहीं। लेकिन मसला ये है कि बरादर इस्लामी मुल्क नाराज ना हो जाए। बरादर इस्लामी मुल्क की बात भी नहीं। आप मुझे किसी मुल्क में बता दें जहां पाकिस्तानियों का बुरा हाल है एंड द स्टेट केयर्स, अपार्ट फ्रॉम इंडोनेशिया, आपको एक मिसाल नहीं मिलेगी। एनीवे जी, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद गो डोरेमोन गो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज पंजाब असेंबली में 2 करारदादें पेश हुई, दोनों ही पीटीआई की तरफ से। एक करारदाद थी बच्चों की जो अगवा का सिलसिला चल रहा है लाहौर और पंजाब में, उस पर उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक रेजोल्यूशन वो थी। उस पर बहुत ही कम बात हुई है तो दूसरी रेजोल्यूशन भी, क्योंकि वो है ही इतनी मसालेदार के हेडलाइंस में आनी ही आनी है। ये है जापानीज एनिमेटेड सीरीज है, कार्टून है डोरेमोन। और पीटीआई के जो एमपीए हैं मलिक तैमूर मसूद, उन्होंने एक रेजोल्यूशन दी है कि जी पेमरा एकदम इस पर बैन इम्पोज करें, क्योंकि इसमें बड़ी मतलब वो ओब्सीन कंटेंट है और बच्चों पर बहुत असर पड़ रहा है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। चलो ठीक है, वो अपनी जगह। बेसिकली एक जापानीज कार्टून है, उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, तो एक रोबोटिक बिल्ली आती है फ्यूचर से उसकी मदद करने के लिए। अच्छा, मैंने भी कार्टून देखा है और एक्चुअली मतलब बड़ी बकवास किस्म का कार्टून है और कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर जो ऑब्जेक्शनेबल हैं। ऑब्जेक्शन एक और लोगों की ये भी है कि ये जो सारे कार्टून्स अगर आप देखते हैं
तो जो पाकिस्तान में चलते हैं वो हिंदी में डब्ड होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डोरा द एक्सप्लोरर भी आपको हिंदी में मिलेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस पर भी लोगों का एतराज़ है। ये भी कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है कि कोई 4 साल पहले बहावलपुर में मैं गया था, तो इतना स्टार प्लस चलता था वहाँ पे। मैं एक दोस्त के घर गया तो वो नहीं थे, तो उसकी बेटी मुझे कहती है कि आप चिंता ना करें, हाँ आप चिंता ना करें, वो अभी थोड़ी देर में वापस आ रहे होंगे। अच्छा। मैंने कहा जी बड़ी बात। तो एनीवे ये अपनी जगह। अब जाहिर है कि जैसे इस तरह की वो खबर आई तो फिर सोशल मीडिया तो आपको पता है कि तैयार बैठा होता है, तैयार लेकर के। तो टॉप ट्रेंड था पीटीआई वर्सेस डोरेमोन, जिसके अंदर बड़ी बड़ी बातें हुई हैं कि जी असल में ये प्रोफेशनल जेलसी है। वो कहते हैं कि जब हम हैं तो आपको और किसी कार्टून की क्या जरूरत है, और फिर इस तरह की बातें हुई वगैरह वगैरह। उस पर मैं नहीं कॉन्सेंट्रेट करूंगा। वल्गैरिटी की बुनियाद पे कुछ है कंटेनर से भी ज्यादा इसमें कुछ वल्गैरिटी। वो कार्टून नहीं था सर, वो लाइव डॉक्यूमेंट्री। ये आप दोनों का, लेकिन एनीवे अब तो यार हिंदी की वजह उर्दू में कर लो सर। ये अब इस पर अब आएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट जो पीटीआई के सपोर्टर्स है सोशल मीडिया पे, वो तो बेचारे खामोश यूं बैठे हुए थे कि यार क्या आपने चवल कर दी। कुछ है जयाले कि जो भी हो डिफेंड करना जरूरी होता है। तो एक साहब ने एक लिस्ट पोस्ट की, 10 रीजंस यू शुड नॉट वॉच डोरेमोन कार्टून। तो एक रीजन ये था कि यार ये इसमें किरदार बहुत ही बदशक्ल है, और ये चीनी और जापानी उसमें लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, बड़े बदशक्ल होते हैं, बड़ी अजीब अजीब शक्लें बनाते हैं। तो आपके बच्चे देखेंगे तो इससे मुतासिर होकर वो भी बदशक्ल हो जाएंगे और अजीब अजीब शक्लें बनाने लग जाएंगी। ओके, वेरी रेसिस्ट कमेंट। आई थॉट सो यार। एक और है इसका मतलब जब मैं टॉम एंड जेरी देखता था मेरी शक्ल बिल्ले से मिलने लगी। ये एग्जैक्टली यू नो। दूसरा है कि जो मरकजी किरदार है नोबिता, ये बिल्कुल कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, कभी ये होमवर्क नहीं कर रहा होता, तो बच्चे भी कहेंगे कि होमवर्क नहीं करना चाहिए। एक जो इसमें जो वजह दी थी वो तो होमवर्क तो पीटीआई वाले भी नहीं करते। ओके गुड, 5 पॉइंट्स। नोबिता का किरदार मुझे परवेज खटक से मिलता है। ये भी है। और फिर एक और थी कि ये सब फिक्शन है यार, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता दुनिया में। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम टॉम एंड जेरी देखते थे तो एकदम देखने के बाद हम क्या करते थे, हम बॉम्ब ले लेते थे अपने हाथ में पकड़ के, उसको जलाते थे और कहते थे कि फट जाएगा तो कुछ नहीं होगा, थोड़े से या बाल खड़े हो जाएंगे, मुंह काला हो जाएगा, फिर अगले फ्रेम में हम बिल्कुल सही हो जाएंगे। और फिर जाहिर है कि हमें बहुत नुकसान हुआ। लेकिन देखिए पॉइंट वैलिड है, हिंदी में कार्टून्स डब्ड है, जैसे वसीम खान ने कहा कि तो आप उर्दू में डब कर दो, और आपको इसके कंटेंट पसंद नहीं है, ठीक है, आपने बैन कर दिया, बैन करके रिप्लेस करोगे, और रिप्लेस करोगे तो किस चीज़ से रिप्लेस करोगे? फिर लोग कहते हैं कि यार लेकिन पाकिस्तान सा टैलेंट है यार, कौन सी एनिमेशन पाकिस्तान में होती है? तो बहुत एनिमेशन होती है यार। बुरका एवेंजर चला, हाँ 3 बहादुर चले, और इन चीज़ों के बारे में तो आपने सुना होगा यार। इतने हैं लोग वहाँ पे। मैं आपको कुछ थोड़ा सा, टाइम बहुत कम होता है तो कुछ बता दूं। गोगी याद है आपको? बिल्कुल याद। कार्टून स्ट्रिप गोगी, तो उसका एक शॉर्ट क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स भी अवेलेबल है। इस पर भी एक एनिमेटेड सीरीज बन सकती है, ठीक है, बड़े आराम से। कायद से बातें आपने देखी है, शॉर्ट क्लिप, और इंटरनेट पे आपने देखा होगा, या कभी शायद किसी टीवी चैनल पर भी देखा होगा, वो भी बहुत मजेदार है। 2-2, 2.5 मिनट के क्लिप्स हैं, वो भी एक्सपैंड हो सकते हैं। अब ये तो चीजें हैं जो आपने देखी हुई है, सुनी हुई है। लोकल पाकिस्तानी कॉमिक बुक्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीम मुहाफिज, जिसमें एक मल्टी एथनिक टीम है, आपको याद है एक दफा उनको दावत भी दी थी, वो भी इंटरेस्टेड है एनिमेटेड प्रोग्राम्स में। और बहुत हैं, विंड्स ऑफ बल्तोरो, रात कॉमिक्स, एक और है कहानी मेट, वो भी कॉमिक्स बनाते हैं। अब वो जाहिर है कि अपनी इन्वेस्टमेंट पर विदाउट अ गारंटी एनिमेशन नहीं कर सकती, क्योंकि एनिमेशन बहुत महंगा काम है। लेकिन हमने की है अपने शो में एनिमेशन की है, टाइटल में एनिमेशन की है। मेरा पहले पता था कि एनिमेशन क्राइसिस आने वाला है। हर दिन हम कार्टून बनी गाला और केपी गवर्नमेंट को इन एनिमेटर से राब्ता करना चाहिए अगर उन्होंने डोरेमोन को रिप्लेस करना। बिल्कुल करना है। लेकिन देखिए अगेन पॉइंट इज, अगर आपने रेजोल्यूशन पास करनी है, बैन करने के लिए रेजोल्यूशन ना पास करें, आप एक कानून, आप कानून बनाएं कि हर एंटरटेनमेंट चैनल पर इतने लोकल कंटेंट फॉर चिल्ड्रन हमें चाहिए। आप ये बना दें। आई एम सॉरी, पीटीवी के अलावा किसी प्राइवेट चैनल पे बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। और जब तक आप जबरदस्ती उनको नहीं कहेंगे ना कि हमें 2 घंटे लोकल कंटेंट चाहिए, होगा भी नहीं। डिमांड क्रिएट करो तो सप्लाई साथ साथ आ जाती है, सिंपल। तब तक डोरेमोन को रखा जाए। गो डोरेमोन गो। हाँ चले, आज तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।